दोस्तों, नो डाउट कि हमारा समाज लगातार डेवलप हो रहा है, पर इसके साथ ही में इंसान की आपराधिक भावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। और पिछले कुछ साल के आंकड़े देखें तो उनके इस बदलते नजरिए का शिकार हमारे घर, परिवार या मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हो, इसके लिए आज के समय की जरूरत बन गई है अपने बच्चों को सबसे पहले गुड टच एंड बैड टच की सही जानकारी कराना। सो हेलो, नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका ऑन दैनिक जागरण आई नेक्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक, जहां आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं अपने बच्चों से जुड़े एक बेहद सेंसिटिव टॉपिक पर, और वो है उन्हें गुड टच एंड बैड टच से अवेयर कराना। उन्हें ये सिखाने की कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स की है। आज खास इसी बात को लेकर पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों को अवेयर कराने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं दिल्ली से नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के क्लिनिकल साइकोलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वंदना श्रीहर्ष जी। हेलो मैम। हेलो। सबसे पहले स्वागत करते हैं वंदना मैम का। मैम, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू रुचि, मुझे ये अवसर देने के लिए। वेलकम मैम। एंड आपके साथ मैं स्वागत करूंगी अपने व्यूअर्स का भी, जो हमारे सेशन के साथ जुड़ रहे हैं और जानना चाहते हैं इस टॉपिक से जुड़ी कई प्रूवन बातें। शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। एंड वंदना मैम से सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि मैम, आजकल के जो बदलते माहौल को देखते हुए आपकी क्या राय है कि पेरेंट्स के लिए कितना जरूरी है बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के लिए अवेयर कराना? देखिए, माहौल तो बहुत बदल गया है। अगर हम भारत की बात लें तो वैदिक काल में सेक्सुअलिटी के माने एकदम अलग थे, और आज जो सेक्सुअलिटी के मीनिंग बन गए हैं और जो इंडिविजुअल बेसिस पे अलग-अलग बन गए हैं, वो एकदम अलग हैं। क्योंकि वैदिक काल में रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स का यूज़ किया जाता था, और वो भी नैतिक रूप से बंधे हुए बंधनों के थ्रू, यानी कि शादी के या विवाह के बंधन की तरह से हम सेक्स का यूज़ किया करते थे। और इवन ये भी कहा गया जाता था कि महीने में एक बार या कैसे हम सेक्स करेंगे, बच्चों के सामने नहीं करेंगे। मगर आजकल सोशल मीडिया या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पेरेंट्स के, अभिभावकों के कंट्रोल में नहीं है, और जहाँ से जो जानकारियाँ मिलती हैं कई बार बच्चों के अबोध मन पे बहुत गहन असर डालती हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स को पहले एजुकेशन देने की ज़रूरत है और बाद में उनके बच्चों को एजुकेशन देने की ज़रूरत है उनके थ्रू। तो मैम, ये एजुकेशन किस तरह से दी जाए? आपको क्या लगता है कि इसकी शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो इसकी शुरुआत जो की जा सकती है वो अभिभावकों से टच करने का एक ही तरीका है कि जब स्कूल में एडमिशन लेता है बच्चा, प्री नर्सरी में या नर्सरी में, उसी समय अभिभावकों के वर्कशॉप्स होने चाहिए, और उनको ये बताना चाहिए कि अपने छोटे बच्चों के, उनके स्तर पे आके किस तरह से उनको ये एजुकेशन देनी है, ताकि वो पहचान पाएँ कि कौन इंसान उन्हें बैड टच कर रहा है और कौन गुड टच कर रहा है। क्योंकि मोस्टली वो ये लोग पहले ये होता था कि क्रिमिनल लोग ये काम करते थे, हम अजनबियों से नहीं मिलने देते थे। अभी क्या होता है, सफ़ेद पोश लोग जो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी होते हैं आपके, या बच्चे के साथ बहुत बार नॉर्मली मिल चुके होते हैं, वही लोग ये काम कर जाते हैं। तो इसलिए इसको बताने की ज़रूरत है। मैम, जैसा कि अभी आपने कहा कि प्री नर्सरी में ही जब बच्चे का एडमिशन हो तो पेरेंट्स को इस तरह के वर्कशॉप्स दिए जाने चाहिए। तो इट मीन्स हम मान के चलें कि जब प्री नर्सरी में बच्चा एडमिशन लेता है तो वहां से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए कि बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में बताएं, या फिर हम उससे पहले बीइंग अ पेरेंट घर से ही बच्चों को इस बारे में बताना, हमें अब आज के माहौल को देखते हुए हमें ऐसा शुरू कर देना चाहिए? एक्चुअली 2 साल का जब बच्चा होता है, तब मोस्टली जो नॉर्मल डेवलपमेंट है, 2 इयर्स ऑफ द एज में स्पीच डेवलपमेंट होता है, जो नॉर्मल डेवलपमेंट है, यूनिवर्सल फिनोमेना है ये। तो जी। स्पीच डेवलपमेंट ही 2 साल में होता है। 2 साल में बच्चा जो कम्युनिकेशन है उसको रिसीव भी कर पाता है, और उसको वो दूसरों से कर भी पाता है कि कैसे बात करें और क्या समझे, उस बात का मतलब क्या समझे। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट ही उससे पहले नहीं होता है। तो उससे पहले तो आपको उनकी देखभाल ऐसे करनी है कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है किसी के सहारे। लेकिन उसके बाद जैसे ही 2.5-3 साल में बच्चा एडमिशन लेता है, उस समय वो बाहर के वातावरण में जा रहा है जहाँ पे छोड़ना ही है उसे। तो ऐसे में आपको 2 साल से पहले या 3 साल से पहले आप दे सकते हैं, लेकिन 2 साल से पहले आप कैसे दे देंगे जब बच्चे के पास कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है, रीज़निंग नहीं है, तो समझा नहीं सकते, उस समय टेक केयर करने की ज़रूरत है। और जब बच्चा लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से होने लगता है, उसको समझ में आने लगते हैं कॉन्सेप्ट,
तब उसे समझाने की ज़रूरत है, और बाहरी वातावरण में ज़्यादा जाने लगता है बच्चा, तब उसे समझाने की ज़रूरत है। मैम और साथ ही में मुझे ये भी लगता है कि इसमें कहीं न कहीं घर के माहौल का भी बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे में अपने बच्चों के लिए हमें अपने घर का माहौल कैसा रखना चाहिए? लाइक ज़रूरी है इस बात को भी देखना कि हम अपने बच्चों को अपनी फीलिंग्स शेयर करने या बोलने की कितनी आज़ादी दे रहे हैं। छोटी-छोटी बातों पर उन्हें मैनर सिखाते हैं कि ये नहीं बोलना है, वो बोलना है या फिर ये नहीं बोलना है कि तो हमें इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस में उनको क्या हमारा रखना सही है या उनसे खुल के बात करना सही है? किस तरह का माहौल उनको हमें देना चाहिए? देखिए, माहौल तो सिर्फ़ सहजता से पालना चाहिए बच्चों को, कि जो घर का कम्युनिकेशन जो स्टाइल है, जो कम्युनिकेशन हो, वो बिल्कुल नॉर्मल कम्युनिकेशन हो, एक-दूसरे को समझ में आना चाहिए कि हमारा रोल क्या है, और हमें बच्चे से बात करनी है तो किस तरह से करनी है, बड़ों से बात करनी है तो किस तरह से करनी है। वही मॉडल हमें बच्चों के लिए भी रखना है कि जब आपको बाबा जी से बात करनी है तो कैसे करनी है, जब आपको पिताजी से बात करनी है तो कैसे करनी है, साथ के भाई-बहनों से बात करनी है तो कैसे करनी है, और छोटे लोगों से बात करनी है तो कैसे करनी है। तो आपको बताना है कि छोटे बच्चों से प्यार से बात करना है, बाबा जी से थोड़े ज़्यादा अदब से बात करना है, उस तरह से बच्चों को बताना है। लेकिन ये बताना है, अपनी बात कहनी ज़रूर है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप अपनी बात कह सकते हैं, और आपको ये देखना है कि वो बात कब, किस समय और कैसे कहें, ये बात आपको पहले रोल मॉडल के रूप में उन्हें दिखाना होगा। तभी बच्चे उसे धीरे-धीरे करके फ़ॉलो करते हैं। अगर आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, स्विच बोर्ड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी किसी के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो बच्चों को कैसे आप कह सकते हैं कि सहजता से आप अपनी बात कहें? बिल्कुल। मैम इसके लिए मतलब बीइंग एन एक्सपर्ट आप क्या एडवाइस देंगी कि जो पेरेंट्स हैं सबसे पहले उनको अपने आप को कूल करना होगा कि कहीं हम लोग उनको समझाते-समझाते एकदम इतना हाइपर ना हो जाएँ या किस तरह से उनको पेरेंट्स अपने आप को किस तरह से इसके लिए तैयार करें? देखिए, एज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं ये कहूँगी, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं, जिनको ये लगने लगता है कि सेक्स एजुकेशन का मतलब मैं सब कुछ अपने बच्चे को समझा दूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चा बहुत अबोध होता है, उसके लिए जो उसके बुद्धि से जब वो डेवलप होगा, जो चीज़ें समझनी चाहिए, वो अगर अभी आप उसको एज़ इट इज़ समझाने की कोशिश करेंगे, तो बच्चा इतनी बुरी तरह से परेशान हो जाएगा कि वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा, और फिर आप ही नुकसान कर जाएँगे बच्चे का। हमको उसके स्तर पे रह के बस ये समझाना है कि आपको अगर कोई इंसान आपको इन-इन जगहों पे टच करता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये अच्छा नहीं है, ये थोड़ा-सा नाइस तरीके से हमसे बात नहीं कर रहे हैं, ये हमसे नाइस तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये मुझे तुरंत अपने अपने माता या पिता को बतानी चाहिए, और मेरे माता-पिता ने कहा था कि अगर तुमको जो है, जो हमको एकदम से हम तुम्हें छूते हैं, तो कई बार तुम्हें भी लगता है कि मम्मी अभी बार-बार हमको क्यों प्यार कर रहे हो, या आप मुझे क्यों एम्ब्रेस कर रहे हो, तो आप मना कर देते हो। लेकिन अगर कोई इंसान आपको ऐसे कभी टच करता है, आपके खुले हुए जगहों पे भी हम भी टच करते हैं आपको, जो आपके कपड़ों के बाहर से हाथ-पैर दिखते हैं, वो हम भी टच करते हैं आपको, आपके गाल पे किस करते हैं। लेकिन कोई बाहरी इंसान अगर ऐसा वहाँ पे भी कर रहा है, ना केवल कपड़ों के अंदर वाली जगहों की बात है, ये दिखाना या आपसे आपके कपड़ों के पीछे से देखने की कोशिश करना, बाहर के दूसरे स्थानों पे भी, क्योंकि ये लोग शुरुआत हाथ से या सर से करते हैं। पहले आपको टच करते रहेंगे, और फिर ये वहाँ पे पहुँचते हैं जब बच्चा उसका विरोध नहीं करता। तो उन्हें ये बताना है कि आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई आपको टच करने की कोशिश कर रहा है, जो आप इरिटेट हो रहे हो या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको तुरंत ही उनको नो बोलना है, सीधे-सीधे नो बड़े वर्ड में बोलना है, और वहाँ से तुरंत हटना है और मम्मी-पापा के पास आना है। और वहाँ पे कोई इंसान अगर कहता है कि ये बात मम्मी-पापा से नहीं बतानी, तो वो मम्मी-पापा से ज़रूर बतानी है कि जो भी इंसान ये बात कहता है कि मम्मी-पापा से ये बात नहीं बतानी, वो इंसान नाइस नहीं है, वो अच्छी बात उस समय नहीं कर रहा है। कल तक वो भैया अच्छे थे, कल तक वो इंसान अच्छा था, लेकिन आज वो नाइस बात नहीं कर रहा है। आज जो उसने कहा है कि मम्मी-पापा से नहीं बताना, तो मेरे मम्मी-पापा ने कहा है कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो मुझसे ना बताई जाए। इसलिए वो बात तो ज़रूर बतानी है। हुँ? बिल्कुल। एंड मैम यहाँ तक की जो चीज़ें आती हैं कि हमने बच्चे को समझाया कि इस तरह के टच गुड होते हैं और इस तरह के टच बैड होते हैं, ऐसा है तो हमारे पेरेंट्स ने मना करा है कि ये बातें मम्मी-पापा को ज़रूर बतानी है। बट कई सिचुएशंस ऐसी आती है जब बच्चे पेरेंट्स से या टीचर से सुन तो लेते हैं सारी चीज़ें, पर जब ज़रूरत पड़ती है तो मौके पर वो डर जाते हैं या सहम जाते हैं और वो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो बच्चे हैं। उनके सामने क्या सीन, क्या सिचुएशन है या सामने वाला उनको किस तरह से डरा रहा है, ये उसी समय की बातें हैं और ये बच्चा उसको फेस कर रहा है। तो इसके लिए बच्चों को कैसे तैयार किया जाए कि उस समय पे डरना नहीं है या सामने वाला अगर कोई चीज़ आपके ऊपर अटेम्प्ट कर रहा है तो उससे किस तरह से बचना है, ये सारी चीज़ें बच्चों को कैसे सिखाई जाए?
ये बताना ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर ये लोग जो है धमकाते हैं बच्चों को। पहले तो ये जी, काम करते हैं और फिर उन्हें ऐसा धमकाते हैं कि बच्चों का ही कोई नुकसान हो जाएगा, उन्हें ही मम्मी-पापा घर से बाहर निकाल देंगे। इस तरह की बातें करते हैं या बताओगे तो मैं तुम्हें मारूँगा, इस तरह की बातें करते हैं। तो उनको ये कहना है कि जो भी इंसान जैसे मम्मी-पापा आपसे बात करते हैं, आराम से बात करते हैं, कभी आपको डराते नहीं हैं। इसके लिए मत मम्मी-पापा को पहले मॉडल बनना पड़ेगा। ल प पता चला मम्मी-पापा ही डराते हैं, मारते हैं, तो आपकी हुँ, बात जो है वो इतना उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको बताना है कि देखिए अगर आपको कोई इंसान ऐसा काम करने की कोशिश करता है जो आपको लगता है कि थोड़ा अलग है, थोड़ा थोड़ा विचित्र है, थोड़ा अजीब है, बच्चे यही बोलते हैं कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था जब वो ऐसा कर रहे थे। जी। तो जो आपको लगता है तो अगर वो उसके बाद आपको फिर डराने की कोशिश करता है, तो आपको डरना नहीं है क्योंकि वो इंसान सामने वाला आपसे ज़्यादा डरा हुआ है क्योंकि उसे पता है कि वो जो कर रहा है, वो अच्छा काम गलत है। नहीं है, वो नाइस नहीं है। अभी तक मैं अच्छा था, अभी मैं नाइस नहीं हूँ, आपसे भी ज़्यादा डरा हुआ है। इसलिए आपको उससे डरना नहीं है। आपको कहना नो मैं मम्मी को बता दूँगा और भाग के जाके बताना है। तो ये चीज़ समझानी है बच्चों को आपको और बच्चों के हाव-भाव पे ध्यान देना है। अगर आप देख रहे हैं कि कोई चेंज है बच्चे के अंदर, किसी भी तरह के व्यवहार का चेंज है, बच्चा ज़्यादा बोलता था, कम बोलने लगा या कम बोलता था तो दूसरों को मारने लगा, चिड़चिड़ा हो गया है, अजीब तरह से सोच में डूब गया है, तो आपको उस बच्चे से आराम से बात करनी पड़ेगी, ताकि आपको पता चले कि क्या हुआ है उसके साथ। मैम इसी जगह ये जानना भी हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हमें ये पता चल जाए कि हमारा बच्चा सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है, तो ऐसे में बीइंग अ पेरेंट हमारा पहला कदम, हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, बीइंग पैरेंट हमारा पहला स्टेप होना चाहिए। एक बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी मैं ये बात कहूँगी और पैरेंट के लिए भी ज़रूरी है या किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई बच्चा सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है, तो सबसे पहले उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। क्योंकि बच्चा इतना डरा हुआ होता है और जो भी उसके अंतर्मन में जो इनबिल्ट फ़ियर चले गए हैं, जो एंग्ज़ायटी चला गया है, जो गिल्ट चली गई है, वो अगर वहाँ से नहीं हटाई गई या बच्चे को उस डर से बाहर नहीं निकाला गया, तो वो पूरी ज़िंदगी भर उसके साथ जा सकता है, उसके पूरे व्यक्तित्व को खराब कर सकता है, इसलिए उसकी काउंसलिंग सबसे ज़रूरी है। दूसरा ये कि ये जानना ज़रूरी है कि वो जब बच्चा पूरी तरह से संभल जाए, तब उसको पूछा जा सकता है। डायरेक्ट अगर डायरेक्ट नहीं है, तो अगर काउंसलर के पास ले जाते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट तरह के परीक्षण होते हैं, उनके थ्रू भी पता चल जाता है कि कुछ हुआ है और कुछ आइडिया भी लग जाता है। तो उनसे बात करने के बाद अगर हमें पता चलता है कि किसने किया है, तो फिर हमें फिर ट्रेस आउट करना चाहिए उस चीज़ को। एंड मैम उस वक़्त सिचुएशन क्या होनी चाहिए अगर ये सब बच्चे के किसी बेहद करीबी की ओर से किया गया हो? क्योंकि माइट बी पॉसिबल कि वो हमारा कोई रिलेटिव हो, क्योंकि अक्सर कई बार होता है कि हमारे रिलेशन से ही इस तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो फिर उस समय पेरेंट होने के नाते हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे पास जो केसेज़ आते हैं, उसमें 90% ऐसे ही केस होते हैं, जो बहुत करीबी लोग करते हैं। मौसी का बेटा, मौसी का बेटा। कई बार तो ये भी सुनने को मिला है कि मेड्स करते हैं। ऐसा नहीं है हुँ, कि फीमेल ही करते हैं या मेल ही करते हैं। कोई भी जेंडर कर सकता है ऐसा। आप ये नहीं सोच सकते कि ये फीमेल है, तो ये नहीं करेगी या ये मेल है, तो नहीं करेगा, ये बड़ा है, तो नहीं करेगा, कि कभी भी किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये बहुत सीधा है, ये नहीं करेगा। तो ये जो सेक्सुअल फीलिंग्स हैं, जो अराउज़्ड होती हैं और जब इंसान अपना विवेक खो देता है, कोई भी इंसान ये काम कर सकता है और ये इल्लीगल तब बन जाता है जब वो इंसान हर्ट करता है दूसरे इंसान को, बार-बार रिपीट करता है उस चीज़ को, तो वो बहुत ज़्यादा इल्लीगल हो जाता है और बच्चे के साथ करना तो और भी ज़्यादा। तो इसमें हमको ये देखना चाहिए कि अगर ऐसी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही हैं फैमिली में। तो फैमिली में ऐसी चीज़ें ना हों, इसके लिए हमारे पास एक सेफ्टी सर्कल्स होते हैं। सेफ्टी सर्कल का मतलब बच्चे को बताना है हमारी कुछ सेफ्टी सर्कल है। जैसे पापा हमारे सेफ्टी सर्कल है या मम्मा हमारी सेफ्टी सर्कल है या नानी हमारी सेफ्टी सर्कल है। ये हमारे सेफ्टी सर्कल है। बाकी बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, चाचा, मामा, ताऊ, बुआ सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सेफ्टी सर्कल नहीं है। एक नाइस है लेकिन कभी ऐसा आपको लगता है कि ये नाइस इस समय नहीं है, इनका जो व्यवहार है इस समय अच्छा नहीं है, तो हम उस मान लें कि ये सेफ्टी सर्कल नहीं है, हमको फटाक से अपने सेफ्टी सर्कल में जाना है। तो ये बात उनको समझानी है कि सेफ्टी सर्कल सिर्फ़ यही लोग हैं और बाकी लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं, मिलते-जुलते हैं, लेकिन अगर कहीं से भी आपको अनसेफ लगता है, तो आपको तुरंत ही सेफ्टी सर्कल में आना है और वहाँ जाके उनको बताना है। मैम आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि सेफ्टी सर्कल अपने बच्चों को अगर हम सिखाते हैं कि आपका सेफ्टी सर्कल क्या है, तो ऐसे सीन में हमें अपने सेफ्टी सर्कल में जा तुरंत चले जाना है।
बट इसी जगह पे एक क्वेश्चन मैम और दिमाग में आता है कि कई सीन या कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब ये सेफ्टी सर्कल बच्चे के पास में नहीं होते। हमें उनको स्कूल भेजना है, हमें उनको प्लेग्राउंड भेजना है, वो खेलने गए हैं। तो ऐसे में जब बच्चे के सामने ये खतरा हो कि वो तुरंत अगर वहां से हटेगा तो उसके ऊपर जो सामने वाला बंदा है वो अटैक कर सकता है या उसे रोक सकता है, तो उस सिचुएशन में बच्चे को तैयार करने के लिए क्या हमें बच्चे को कुछ ऐसी एक्टिविटीज सिखानी चाहिए कि वो उसको किस तरह से वहां से निकले? क्या इसमें इस सिचुएशन से को फेस करने के लिए बच्चे को हमें क्या सिखाना चाहिए? देखिए, ऐसे में पहले तो हमें ऐसे बच्चे को अनसेफ जगह पे भेजना ही क्यों है। दूसरी बात, हमें बच्चा अगर जिद भी करता है तो उन्हें बताना है कि आप कहीं भी इस ऐसे कहीं भी, कुछ लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ देते हैं, ये सोच के कि बाबा के घर छोड़ देते हैं, नाना के घर छोड़ देते हैं, बुआ के घर छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ट्रैक रखना पड़ेगा, आपको एश्योर करना पड़ेगा उन लोगों से कि आपका बच्चा वहाँ सेफ हो, भले ही वो बिल्कुल फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हो आपके। आपको बिल्कुल ही इस चीज़ को एश्योर रखना पड़ेगा कि बच्चा, कि वहाँ पे उनके घर में भी कौन-कौन लोग मिलने आते हैं, कौन आते हैं, कौन नहीं आते हैं। ये हर तरह से आपको एश्योरेंस देनी पड़ेगी। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है, तो आपको एक बैकअप तो रखना ही पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे के साथ अगर कुछ होने वाला है, तो बच्चा घर से, अगर घर के अंदर बंद है और घर के अंदर ही 4 लोगों में से एक कर रहा है, तो उसमें अगर कोई सेफ्टी सर्कल नहीं हुआ, तो आपका बच्चा बहुत अनसेफ है। तो ऐसी जगह बच्चे को भेजना ही हमें क्यों है? तो इस चीज़ को तो एश्योरेंस करना ही हुआ। इवन ऑर्फन में भी जो फोस्टर पेरेंट्स होते हैं, उन्हें ये जी। चीज़ एश्योर करनी होगी। स्कूल में भी टीचर्स को ये एश्योर करना होगा कि आप ऐसी ही जगह पे भेजेंगे। जैसे कि मैं अपने बच्चे की बात बताऊँ, मैंने उनको बताया कि आया जहाँ बैठी होती हैं, तभी आपको टॉयलेट जाना है, या नहीं बैठी होती हैं, तो तुरंत आपको आना है। जो भी टीचर मिले, उनसे कहना है कि वहाँ आया नहीं बैठी है, मैं टॉयलेट नहीं जा सकती या जा सकता। तो आपको ये देखना है कि सेफ्टी सर्कल का इंतज़ाम है भी या नहीं है। क्योंकि बहुत सारा बार ऐसा इसीलिए हो जाता है कि दो थोड़ी देर के लिए सेफ्टी सर्कल अगर आपका खत्म हुआ या टूटा या हटा, तो बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा अनसेफ हो जाता है। मैम इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि अगर हम बच्चे को, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि हम स्कूल में सिखा रहे हैं कि अगर वो टॉयलेट गया है और वहाँ पर आया नहीं है तो हमें तुरंत अपने टीचर से कंप्लेन करनी है। तो इस तरह के कुछ और पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो हमें बच्चों को स्कूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और आज के समय में हम बच्चों को कहीं भी सेफ नहीं मान सकते हैं। तो और ऐसे हाँ। कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जो ऐसे स्कूल में बहुत बच्चों सारे को हमें? पॉइंट हैं। जैसे जी। स्कूल में अगर बच्चा प्लेग्राउंड में गया है, तो स्कूल के गेम टीचर के साथ जाता है, या कंबाइंड क्लास हुई तो किसी टीचर के साथ जाता है। बिना वजह वॉन्डरिंग करना, या कि कभी भी हम बाहर चले गए, मैम पानी पीना है, पानी पीने के बहाने जो ऊपर बड़े क्लास होते हैं वहां पहुंच जाना, उन लोगों से बात करने लगना, उनसे किसी से टकरा जाना। और सेफ जो आपके सीसीटीवी कैमरा हैं वो सही ना होना, बस दिखाने के लिए लगे होना वहां पर, या हर किसी भी फ्लोर पे गार्ड वगैरह किसी का ना होना, ये सारा अनसेफ करता है बच्चों के लिए। तो बच्चों को ये क्लियर का इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। ये पेरेंट्स को भी देने चाहिए, ऐसा नहीं कि टीचर्स ही देंगे, कि आपको जी। अपने क्लास में जाना, टीचर जहाँ ले जाएगी वहां जाना है। जब पिकनिक में भी जाते हैं तब भी यही कहना है कि जब टीचर आपके ग्रुप में जहाँ ले जा रही वहीं जाना है, आपको कहीं जाना, वो जो टीचर जो खिला रही वही खाना है। टीचर से ही बात करनी है, किसी अजनबी से नहीं बात करनी। तो आपके स्कूल में कुछ हो रहा हो, कोई बुला रहा हो, आपको नहीं जाना है। आपको अपने टीचर से कहना है कि वो मुझे बुला रहे हैं, या ऐसा आपको बताना पड़ेगा। और टीचर्स को भी ऐसा बताना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि आज का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अनसेफ हो चुका है। बिल्कुल मैम। सो जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके लिए जो वंदना मैम ने पॉइंट शेयर करे हैं कि अगर हमारा बच्चा स्कूल में जा रहा है या घर में है, तो किस तरह से उसको हमें एकदम गाइड करते हुए रखना है, सो दैट कि वो कहीं भी बैड टच जैसी घटना का शिकार ना हो, क्योंकि इसका जब बच्चों पर असर पड़ता है तो वो बहुत ही बुरा पड़ता है। तो मैम इसी से जुड़ा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, बिकॉज यू आर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे। तो आपको उन केसेस को अगर आप देखती होंगी तो आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह के सेक्सुअल अब्यूज से कोई बच्चा गुजरता है तो इन फ्यूचर उसके ऊपर किस तरह का असर पड़ सकता है? देखिए, बहुत अलग-अलग तरह से असर पड़ते हैं बच्चों के ऊपर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो शुरू में समझ नहीं पाते क्या हो रहा है, बहुत अजीब और बहुत अंदर से अजीब-सा लगता रहता है उन्हें। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको वही चीज़ हर जगह दिखने लगती है, यानी इमेजेस आने लगते हैं, या उनको विचार आने लगते हैं उसी चीज़ के बार-बार, या इमेजेस आने लगते हैं, जिसको एक बीमारी कहते हैं, ऑब्सेशंस की बीमारी। और उन्हें समझ में नहीं आता उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और जब वो बड़े होते हैं और उन्हें समझ में आता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं की जाती है, ये गलत हुआ है मेरे साथ, मगर वो इमेजेस आ रहे होते हैं, और वो इमेजेस क्या होते हैं, वो एक्टिविटी को करने के लिए प्रोन कर रहे होते हैं, तो वो लोग गिल्ट में
पड़ जाते हैं और वो पूरी ताउम्र गिल्ट में रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कोई भी उनकी बेटी या कोई उनकी बहन, उनके लिए विचार आने लगते हैं। हालाँकि वो इंसान बहुत अच्छा होता है, बेसिकली तो वो अच्छा ही इंसान है, लेकिन वो उस घटना की वजह से ऐसा उसके दिमाग में आ रहा है और ताउम्र वो गिल्ट में जीता है। या कई बार ऐसा होता है, बच्चे इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि जब वो बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो उसी तरह की एक्टिविटी रिवेंज के रूप में वो दूसरे बच्चों के साथ करने लगते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि बच्चे रेगुलरली जब कोई उनके साथ ऐसा करता है, चूँकि ये हमारे बायोलॉजिकल पार्ट है, इनमें सेंसेशंस होती है, तो बच्चे उसे एन्जॉय या करना शुरू कर देते हैं, हैबिचुअल होना शुरू हो जाते हैं। और कहीं न कहीं उनकी सेक्सुअलिटी जो है वो बहुत क्लमज़ी हो जाती है और वो कई बार इन चीज़ों में पड़ना शुरू हो जाते हैं और बड़े आके फिर उनको जेंडर डिस्फोरिया जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो नेचुरल नहीं होती। नेचुरली आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इन चीज़ों में पड़ के और इनमें क्लमज़ी हो करके आप खुद से ही कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि आप ये सेक्सुअल एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं। और शुरू में कुछ लोगों ने बताया कि मैंने अपनी मम्मा को बताया जाके कि वो आते हैं, वो मेरे पास सोते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मम्मा को कुछ समझ में ही नहीं आया, उन्होंने कहा, "क्यों, तुमको क्या प्रॉब्लम है? तेरे चाचा हैं या तेरे बड़े भाई हैं?" और ये चीज़ें होती ही रहीं लगातार। ऐसा बच्चों लड़कों के साथ तो और ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके साथ तो शक भी नहीं करता कोई और उनको कहीं भी सोने को दे दिया और क्या अकेले में कभी दोपहर में भी आ गए, तो ऐसा रिपीटेडली होता है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो लोग जो इस तरह की घटनाओं के शिकार होते हैं, वो किसी को नहीं बता पाते हैं और अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं और अपनी लाइफ़ को कभी भी एन्जॉय नहीं करते। ऐसा भी होता है, हर तरह के केसेज़ हैं। मैम यही सेम सवाल बस मेरे दिमाग में आ ही रहा था कि आपने इसके बारे में बात करी कि ऐसे में क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि सिर्फ बेबी गर्ल्स के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन आज के केसेस में जैसा कि अभी आपने एग्जांपल दिया कि बेबी बॉयज के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो अपने बेबी बॉयज को भी अवेयर कराएं, इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और एक जो झिझक का दायरा है उससे कैसे बाहर निकलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को ये बताएँ कि जहाँ पे हम जिन कपड़ों को हम अगर हम स्विमिंग सूट में पहनते हैं या बाथिंग सूट पहनते हैं या जिन कपड़ों को ज़्यादातर लोगों को जिन शरीर के अंगों को दिखाते नहीं हैं, वो अंगों को आपको कोई बिना वजह नहीं टच करेगा। अगर आपके मम्मी-पापा आपको नहला रहे हैं या कपड़े बदल रहे हैं, तो एक बार को वो आपको देख सकते हैं, लेकिन वैसे ऐसे ही बिना किसी वजह के या डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है, तो मम्मी-पापा के सामने, तो वो हटा सकता है आपकी वो क्लॉथ, ऐसे कोई नहीं हटा सकता। और जो अंग दिख भी रहे हैं, वो भी ऐसे कोई नहीं टच कर सकता। तो बेबी बॉय के साथ मोस्टली ऐसा होता है, जो बड़े बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चों के साथ ये सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि उनके साथ किसी ने किया होता है। तो बेबी बॉयज़ को भी सेम सेक्सुअल एजुकेशन देनी है। उनके साथ भी बहुत इस तरह की घटनाएँ होती हैं और उनके साथ भी उसी तरह का फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और एंग्जायटी के सिम्पटम्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि बेबी गर्ल के अंदर होते हैं। तो जेंडर डिफरेंस नहीं करना है। मैम अभी जैसा कि मेरे क्वेश्चन पे आपने बताया कि जब बच्चे हैं उनके साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो इन फ्यूचर उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसा कि आपने बताया। तो ऐसा अगर किसी बच्चे के साथ होता है, उसको आगे बढ़ के इन फ्यूचर इस तरह की प्रॉब्लम उसके साथ ऐसे ना बढ़े, तो क्या-क्या स्टेप्स पेरेंट्स को लेने चाहिए? क्या काउंसलर की हेल्प लेनी चाहिए या मेडिकली कोई हेल्प ली जा सकती है? किस तरह की हेल्प पेरेंट्स ले सकते हैं कि इन फ्यूचर उनके साथ कोई प्रॉब्लम और ना बढ़े? देखिए, कोई भी डॉक्टर, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट हो, चाहे मेडिसिन का डॉक्टर हो, चाहे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, वो कभी भी इन चीज़ों को पब्लिकली नहीं करता है। तो आपको बेहिचक जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए या गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना हो या मेडिसिन के डॉक्टर को दिखाना हो, बच्चे को कहाँ हर्ट हुआ है, कोई इंजरी इंटरनल तो नहीं हुई है, ये दिखाना चाहिए। उसके बाद आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लाना चाहिए, ताकि उस बच्चे की काउंसलिंग हो सके। वो जो उसका सेल्फ है, जो डिसइंटीग्रेट हो गया है, जो जो चीज़ें उसने देखी हैं, वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, जो फ़ियर उसके कई अंदर चला गया है, जो कई बार बच्चे डिसोशिएट भी कर जाते हैं इस फ़ियर की वज़ह से, तो उस चीज़ को कैसे सँभाला जाए, वो ट्रेन्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही कर सकता है और कैसे उनकी इस जो बाहर निकाला जाए और उसको फिर से इंटीग्रेट उसके सेल्फ को बनाया जाए। इसके लिए आपको जो भी नियर बाय हॉस्पिटल है, उसमें पता करना होगा, कोई काउंसलर है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उससे मिलना होगा। और साइकोलॉजिस्ट हमेशा आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखते हैं, वो उसको लूज़ नहीं करते आप, इसलिए जाना चाहिए। क्योंकि आप काउंसलिंग जितनी करोगे उससे जी। और ज़्यादा मदद मिलेगी अगर आप प्रोफ़ेशनल के पास चले जाओगे। मैम इसी बीच क्योंकि हमारे पास इस सेशन से पहले कई क्वेश्चंस ऐसे आए और बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है हालाँकि कि कई केसेस में पेरेंट्स एक दूसरे पर टाल के चलते हैं कि ये तो माँ की ज़िम्मेदारी है या ये पिता की ज़िम्मेदारी है।
तो ऐसे में पेरेंट्स को कैसे अपना माइंड मेकअप करना चाहिए कि ये सिर्फ माता और पिता की अलग-अलग ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि ये दोनों की ज़िम्मेदारी है, कंबाइंड ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में सिखाएँ। तो इस दायरे को कैसे, इस जो बीच की खाई है, इसको कैसे पाटा जाए कि इसमें अगर पिता है तो वो बेटी को इसके बारे में बताने से ना झिझके, और अगर माँ है तो वो बेटे को इसके बारे में बताने से ना झिझके। बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि देखिए सीधी-सी बात है, अगर बेटी है तो माँ समझाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और बेटा है तो पिता समझाएँगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई पेरेंट मैटरनल पेरेंट की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, कोई पैटर्नल की तरह बिहेव कर रहे होते हैं या कोई प्राइमरी केयर गिवर की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। बच्चा जिसको एक मदरली फिगर लेता है, ज़्यादा क्लोज़ होता है, उस वो समझाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है और या वो उसको समझाए कि इसको ऐसे समझाना है जो दूसरा पेरेंट है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है अगर उसको जेंडर की वज़ह से प्रॉब्लम आ रही है तो। मैम, फाइनली आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे बच्चों को लेकर? हमारे जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स व्यूअर्स हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी? एडवाइस यही देना चाहेंगे बच्चों का अधिकार है खेलना, कूदना, अपनी एनर्जी चैनलाइज़ करना और जितना ज़्यादा वो अपनी एनर्जी चैनलाइज़ करेंगे, उनका व्यक्तित्व का विकास उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों का बिज़ी रहना और सेफ एनवायरनमेंट में बिज़ी रहना। तो आप सब कुछ कराइए अपने बच्चे को। आप खेलने भेजिए, डांस में भेजिए, स्कूल भेजिए, सब जगह भेजिए, लेकिन वहाँ पे कोई ना कोई सेफ्टी सर्कल होना चाहिए। यही एडवाइस है। तो और सबसे बच्चे को इम्पोर्टेंट है, प्रिपेयर होना चाहिए कि जब भी मैं अनसेफ फील करूँ, इमीडिएट आई हैव टू गो टू माय सेफ्टी सर्कल और नो कहना है मुझे और डरना नहीं है बिल्कुल भी। कुल मिलाकर हमें अपने सेफ्टी सर्कल का ध्यान रखना है, अपने बच्चों को उनके सेफ्टी सर्कल के बारे में बताना है। और ये ज़रूर बताना है कि मम्मी-पापा से अगर कोई कहता है नहीं बताना है, तो वो बात तो ज़रूरी ही बतानी है। और कभी भी बिल्कुल। मम्मी-पापा आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मम्मी-पापा आपको कभी भी कुछ गलत नहीं कहेंगे। इसीलिए बच्चा कोई बात कहे तो उसको आधी बात रोकने से पहले ही आप उसे डाँटे मत, आधी बात बोली उसने और आपने डाँट दिया और कहा ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तूने मुझे क्यों नहीं कुछ नहीं, आप पूरा सुन लीजिए और उसके बाद उसे एक्सेप्ट कीजिए पहले और जिससे बिल्कुल, बच्चा दोबारा ना डरे आपको कुछ भी बताने में। बिल्कुल मैम। अब क्योंकि हमारे बच्चे हमारा भविष्य हैं और उनकी सेफ्टी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, पर इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम हर वक़्त उनके साथ नहीं रह सकते। ऐसे में आज के माहौल को देखते हुए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच की सही इन्फॉर्मेशन दें, और इस इम्पोर्टेंस से हमें आज रूबरू कराने के लिए अपने वेबिनार को वाइंड अप करने से पहले मैं अपने एक्सपर्ट को बोलूँगी थैंक्स। थैंक यू सो मच वंदना मैम कि आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ी और हमारे व्यूअर्स को, हमारे पेरेंट्स को इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दी उनके बच्चों को लेकर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दैनिक जागरण को और थैंक यू रुचि को जो मुझे ये अवसर दिया और हमारे व्यूअर्स को जो सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। और आपके साथ अपने व्यूअर्स को भी बोलूंगी थैंक्स कि आप हमारे इस डिस्कशन के साथ जुड़े। इसी के साथ अब आप सबसे लूंगी विदा, इसी वादे के साथ कि मिलेंगे फिर आपसे ऑन द सेम प्लेटफॉर्म किसी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।